हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए, जो सीपीओ एग्ज़ाम 2023 में आए हुए हैं। जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, सभी एग्ज़ाम से ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जरूरी तो नहीं सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस क्वेश्चन के जो टॉपिक है उससे कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल जो ऑप्शन है वो बदल दिए जाएं या लैंग्वेज बदल दी जाए, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो टॉपिक जिससे एग्ज़ाम आए हुए हैं। तो इसी से आप देख भी सकते हैं कि किस लेवल के एग्ज़ाम आ रहे हैं, किस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आज की क्लास, क्योंकि आज मैं कराऊंगी सीपीओ 2023 में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को एक साथ ज्योग्राफी के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लेंगे, क्योंकि तभी बच्चों आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से रेगुलर मिलता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो बच्चों, आपने लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सब्सक्राइब करने से ही आपको चैनल का नोटिफिकेशन मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, समुद्र के सबसे उतरे हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? द एवरेज स्लोप ऑफ द कॉन्टिनेंट शेल्फ, द स्वेलोस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। देखिए, इसका मतलब क्या है, जैसे ये महाद्वीप होते हैं, इसके बाद महासागर स्टार्ट हो जाते हैं। महाद्वीप ऊंचा उठा भाग है, महासागर नीचे धंसा हुआ भाग है। तो अब क्या होगा, अब ये महाद्वीप है, ओशन कॉन्टिनेंट है और ये ओशन। तो एकदम से तो महाद्वीप और महासागर इकट्ठा हो, मतलब अलग अलग हो नहीं जाते हैं। तो बीच में क्या है, उनके बहुत सारे स्थलाकृतियां मिलती हैं, माउंटेन्स मिलते हैं, प्लेट्यूज मिलते हैं, कोस्टल एरिया भी मिलता है, ढलान भी मिलता है। तो जो ढलान है, जैसे ये महाद्वीप और ये आपका महासागर शुरू होगा, तो ये जो ढलान है, इस ढलान का कितना होता है औसत ढाल? तो वो होता है 1 डिग्री। कितना? 1 डिग्री होता है एवरेज स्लोप। चलिए, जब महासागर द्वीपों से महासागर स्टार्ट होते हैं तब। तो क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। टाइम और डेट आप देख लीजिए। सीपीओ पेपर 2023 का है, 3 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है आपका, और सुबह की जो शिफ्ट की बात करें, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसकी क्लाइमेट के बारे में पहला पॉइंट है, उत्तर भारत की जलवायु वर्ष भर एक समान रहती है। द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ इंडिया रिमेन्स द सेम थ्रू, पर ये तो गलत है, क्योंकि भारत की जलवायु बदलती है। भारत में हर तरह की जलवायु, ग्रीष्म ऋतु, सर्दी की ऋतु, बसंत ऋतु, पतझड़, सारे मौसम हमें दिखते हैं, तो एक जैसी तो नहीं है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। द हिमालय प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। ये बिल्कुल सही है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत और भी ज़्यादा ठंडा होता, क्योंकि मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो भारत में आती। तो जो हिमालय पर्वत है उसका भारत में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप देखेंगे तो भारत की जलवायु पर भी प्रभाव डालता है। औषधियाँ भी हैं, जो दूसरे देश है उसकी भारत से रक्षा भी करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है बच्चों हिमालय पर्वत की। तो आंसर आ जाएगा, केवल बी कथन सही है, ए तो गलत है। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, स्टेटमेंट और कथन कारण वाले हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने वाले और इसके प्रभाव को हस्ताक्षर किए थे? With which neighboring country did India sign an agreement on sharing of Ganga water and its flow in 1960? तो आप तो जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस ट्रीटी थी, इंडस ट्रीटी हुई, सिंधु समझौता हुआ। इसी तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा जल समझौता हुआ? आपका गंगा। और कब? 1996 में। क्योंकि गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है, भारत में बहने के बाद वो बांग्लादेश में भी जाती है। तो अब ये विवाद तो हो गई ना। तो वेरी सिंपल, जैसे आप जानते हैं गंगा नदी कहाँ पर गिरती है? यहाँ पर, और यहीं पर है आपका बांग्लादेश। तो गंगा जल संधि कहाँ पर होगी? इसके भारत और बांग्लादेश के बीच में। जबकि सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, इधर पाकिस्तान है आपका और इधर इंडिया है। तो इंडस रिवर कहाँ पर, किस किस के बीच विवादित होगी? भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित होगी। तो भाई सभी आंसर करते रहे, कोई भी डाउट है तो पूछते रहिए, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए
सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? विच इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, अनेक सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, ठीक है, सभी देशों के अपने अपने सिद्धांत हैं। तो क्वेश्चन पूछेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, तो वह आपका नेबुलर हाइपोथेसिस, कौन सा? निहारिकीय परिकल्पना। एक निहारिका थी, ठोस पिंड था, उसमें से बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े अलग हुए जिसको हमने अलग अलग नाम पर दे दिए। तो नेबुलर हाइपोथेसिस को महत्व दिया गया है। वैसे तो हर देश में ही अपनी अपनी बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं। क्वेश्चन है बच्चों, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार इनमें से कौन सा एकमात्र पड़ोसी देश 121 देशों में से 109 रैंक के साथ भारत से पीछे है, मतलब भारत आगे है इससे। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, विच ऑफ दीज इज द ओनली नेबरिंग कंट्री बिहाइंड इंडिया विद द रैंक ऑफ 190 आउट ऑफ 121। तो बच्चों ये है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत से पीछे है और इसकी रैंक कौन सी? 109 है। चलिए, हंगर इंडेक्स भी होता है हर साल। क्वेश्चन, काल बैसाखी क्या है? इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन और 2023 में भी आया हुआ है। व्हाट इज काल बैसाखी? तो काल बैसाखी क्या है बच्चों? मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावत, प्री मानसून रेन जो होती है उसको हम बोलते हैं काल बैसाखी। इंपॉर्टेंट है और ये आम की फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते रहिए, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेंगे। हर क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हमने बहुत सारे एग्जाम्स के लिए यहाँ पर पूरे प्रैक्टिस बैच करवाए हैं, पूरा थ्योरी पढ़ाया है, तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हम उन प्लेलिस्ट को भी पढ़ लीजिए एक साथ बैठकर। क्वेश्चन है, चंबल, हिंडन और टोंस नदियां निम्न में से किस नदी की सहायक हैं? वो कब आए हुए, किस टाइम, किस शिफ्ट में आए हुए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जरूर देख लेना। चंबल, हिंडन एंड टोंस रिवर्स ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बच्चों, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, उसमें छोटी छोटी नदी आकर मिलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। तो ये सब जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। गंगा की भी और पूरे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। कावेरी तो नदी है जिसको हम बोलते हैं सदा नीरा, या दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत में केवल एक सदाबहार नदी है, वो है कावेरी। महानदी, छोटा नागपुर पठार ओडिशा में, हीराकुंड डैम है आपका। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलेगी मध्य प्रदेश में। ऐश्वरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में वाहनांतरण की हानियों तथा देरी को कम करता है? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिले इन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस। तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी आप को लेकर जाते हैं उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे साधन होते हैं, जिनमें से जो आपका पाइपलाइन है, ये पृथ्वी के अंदर दबाई जाते हैं पाइप, उसमें से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेट्रोलियम और गैस भेजते हैं। तो ये एक तो देरी नहीं होती है, दूसरा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, सड़कों पर, रेल मार्ग पर हर जगह भीड़ है, तो ये भीड़ से भी बचता है और भीड़ से ट्रैफिक जाम से बचेगा, तो वहाँ पर वह सिंपल जल्दी भी पहुँच जाएगा, टाइम की भी बचत होगी। तो पाइपलाइन एक अच्छा साधन है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को भेजने का या ट्रांसपोर्टेशन का। क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपसौर घटित होता है कब? द अर्थ पेरिहेलाइन अक्यूर्स। देखिए होता क्या है कि 3 जनवरी को, कब? 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है, मतलब पृथ्वी और सूर्य पास पास होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उपसौर, ठीक है, क्या बोल देंगे हम? उपसौर। तो 3 जनवरी को। और एक होता है अपसौर, एपलाइन। अपसौर होता है बच्चों 4 जुलाई को। इस दिन क्या होगा? सूर्य और पृथ्वी दूर होंगे, और इस दिन क्या होगा? सूर्य और पृथ्वी पास होंगे। क्या होगा? सूर्य और पृथ्वी पास पास होंगे या दूरी कम होगी, और 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी दूर दूर होंगे या दूरी अधिक होगी, किसी भी तरह से लैंग्वेज मिल जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन परियोजना के निर्माण और संचालन रखरखाव की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? विच कंपनी हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हजीरा विजयपुर
जगदीशपुर पाइपलाइन, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं कहाँ से कहाँ तक गई है, तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर ये पाइपलाइन है। और ये इसका जो रख रखाव का कार्य है, मेंटेनेंस का कार्य है, वो करता है भारतीय गैस प्राधिकरण। कौन करे? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल कंपनी, इसका रख रखाव और जिम्मेदारी इसी की है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आते हैं, आपको याद करने हैं ये सभी। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस पहाड़ी पर है? ऑन विच हिल इज मौसिनराम द प्लेस विद द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? तो आप जानते हैं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो बच्चों कहाँ पर होती है? मेघालय के मौसिनराम में होती है। और जो मेघालय का मौसिनराम है वो खासी पहाड़ियों पर स्थित है। और ये जो पर्वतीय वर्षा है, कई बार ये पूछ लेंगे किस प्रकार की वर्षा है, तो पर्वतीय वर्षा है, क्योंकि जो वर्षा होती है वो 3 तरह की होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा, कॉन्वेंशनल रेनफॉल और साइक्लोनिकल रेनफॉल। तो यहाँ पर जो बारिश होती है मेघालय का मौसिनराम खासी पहाड़ी पर है और यही इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। क्वेश्चन, स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ। तो जो हमारे ग्रह हैं, ग्रह हम किसको बोलते हैं? ऐसे ठोस पिंड जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं निश्चित दिशा में, निश्चित कक्षा में और निश्चित दिशा में, निश्चित कक्षा में, निश्चित रास्ते पर सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, जो किसी और का रास्ता नहीं काटते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रह। तो स्थलीय ग्रह कुछ गैसेस भी होते हैं और कुछ आपके इस चट्टानों के भी बने होते हैं। तो जो स्थलीय ग्रह जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं वो धातु और चट्टानों से ज्यादा बने हुए होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों। नेक्स्ट है आपका 4 पॉइंट दिए हुए हैं, किसके बारे में? भारत के मानसून के बारे में। आपको पहचान करनी है गलत कथन के बारे में। तो गलत कथन आप तभी पहचान सकते हैं जब आपका पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, क्योंकि डेटा नहीं पूछ रहे हैं, ये टॉपिक से यहाँ पर बनने वाले जो लाइन है वो लिख दी है। और ये बच्चों आप कंसेप्चुअल चीजें हैं तो आपको अच्छे से समझ के याद करनी है। तो क्वेश्चन है, मेडागास्कर के पूर्व में स्थित उच्च दाब वाले क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। बिल्कुल ठीक है, उच्च दाब और निम्न दाब भी भारतीय जो मानसून है उसको प्रभावित करता है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें उष्ण महासागर के ऊपर से बहती हैं, आर्द्रता को एकत्रित करते हैं और भारत के, बिल्कुल ये भी ठीक है। देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है? ये पवन तो है, मानसूनी पवनें दक्षिणी पश्चिमी मानसून है और ये महासागर के ऊपर से जा रही है, ये अरब सागर हिंद महासागर है और वहीं से आर्द्रता ग्रहण करेंगे, बिल्कुल ठीक। और भारत में व्यापक वर्षा करेंगे, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है आपका सी पॉइंट। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की वापसी या निवर्तन के कारण, ये गलत है, ये बिल्कुल सेंटेंस की सीक्वेंस ही गलत है बच्चों, बल्कि ये ठीक है। मानसून की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए ताहिती प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में डार्विन पर दाब के अंतर की गणना की जाती है। सभी पॉइंट ठीक है 3 को छोड़कर। तो हमारा जो आंसर है वो है आपका, ये है आपका आंसर सी, क्योंकि हमें गलत कथन की पहचान करनी है। ठीक है बच्चों, इस तरह के कथन आप तभी कर सकते हो जब आपको चीजें पता होंगी, एक टॉपिक पूरा क्लियर होगा। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई डैम लोकेटेड ऑन इन साउथ इंडिया। तो यह आपका मेटूर बांध दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु कावेरी नदी पर है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा बांध किस नदी पर है। डैम वाला चैप्टर भी एक पूरा इंपॉर्टेंट रहता है, तो नदियों वाला चैप्टर एक आप पूरा याद कर लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक जल द्वारा प्रभावित हो जाते हैं या मृदा की निचली परत में चले जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट्स और कंटेनमेंट्स आर कैरिड अवे बाय वाटर और एंटर द लोअर लेयर ऑफ द सोइल। अब ये सोइल है, ये पूरी एक मृदा है। अब यहाँ पर ये पोषक तत्व है बच्चों, ठीक है, ये पोषक तत्व है। तो जल आएगा, बारिश का पानी हो, किसी भी तरह का पानी हो, ये जो पोषक तत्व है पानी के साथ बहकर कहाँ पर आ जाएंगे? पानी के साथ बहकर दूसरी परत में आ जाएंगे। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं निच्छालन, लिंचिंग इसको हम बोलते हैं। और इसी वाली प्रक्रिया से बनती है लेटेराइट सोइल। लेटेराइट सोइल जो एक लाल मृदा का ही रूप है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि किस मिट्टी का निर्माण लिंचिंग के द्वारा, निच्छालन के द्वारा हुआ है, तो वो है आपका किसके द्वारा? लेटेराइट मृदा का लिंचिंग के द्वारा। चलिए, और इसमें क्या होता है, मृदा की ऊपरी परत के जो पोषक तत्व है निचली लेयर में आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग रेनफॉल फर्स्ट? भाई अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और खूब रिपीट होता है तो सभी को याद भी होगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा। तो भारत में सबसे पहले 5 जून के आसपास केरल राज्य में सबसे पहले आती है मानसूनी वर्षा।
और सबसे ज़्यादा दिनों तक यहीं पर मानसून रुकता है, सबसे ज़्यादा दिनों तक यहीं पर वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। जिस राज्य में मानसून एंट्री करेगा वहीं पर सबसे अधिक मात्रा में बारिश करेगा और सबसे अधिक दिनों तक रहेगा। जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में सबसे बाद में मानसून पहुंचता है वहाँ सबसे कम दिनों तक रहेगा, वहाँ सबसे कम बारिश करेगा। चलिए, सभी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और याद करना है आप सभी को ये पूरे टॉपिक, जिन भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं इसको याद करें, समझें। अब इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन तो आ गया है, इससे और क्या क्वेश्चन आ सकता है उस पर भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए। तो ये सब क्वेश्चन CPO 2023 में आए हुए हैं ज्योग्राफी के, तो पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बच्चों आपको क्लास का नोटिफिकेशन लेना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, क्लास का PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम चैनल पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर तो करना ही है आपको। और जिन भी बच्चों को अब पढ़ना है ऑफलाइन सेंटर पर हमारे साथ, तो आ जाइए सभी। दिल्ली मुखर्जी नगर में ऑफलाइन सेंटर भी है, वहाँ पर आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। हुक्का जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? वेयर आर हुक्का फॉल्स? तो भाई हुक्का फॉल है आपका न्यूजीलैंड का। देखिए, इन्होंने पूरे विश्व का पूछ लिया। वैसे तो विश्व का सबसे ऊंचा पूछते हैं, सबसे बड़ा पूछते हैं, भारत का पूछते हैं, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड का पूछ लिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल हैं वो भी आप याद कर लेना। क्वेश्चन है, इस कितने ग्रह स्थलीय ग्रह हैं? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? तो बच्चों यहाँ आपके 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जो पहले 4 ग्रह सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आपके स्थलीय ग्रह चट्टानों के और धातुओं के बने होते हैं, ठोस होते हैं। इसके बाद के जो ग्रह है वो थोड़े गैसियस हैं, चट्टाने भी हैं उनमें लेकिन गैसियस ज्यादा हैं। क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इंडियन मानसून? अगर आप नोटिस करें तो CPO 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं वो भारतीय मानसून से काफ़ी हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है। देख रहे हैं आप, तो ये आपको समझना है कि आज के टाइम में जो एग्जाम हो रहे हैं किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, किस तरह के आते हैं। तो आप देखिए कथन भी आ रहे हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है, एसेशन और कथन के भी आ रहे हैं। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी। जब भी आपको एक टॉपिक पढ़ो उससे सिंपल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसे स्टेटमेंट वाले क्या बन सकते हैं, एसेशन टाइप वाले कौन से बन सकते हैं, मैचिंग वाले कौन से बन सकते हैं। एक टॉपिक से हर तरह के क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करो आप, तो ही आपको चीजें अच्छी होंगी। क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के बारे में कौन सा गलत है? ठीक है ना। मानसूनी वर्षा भारतीय कृषि की जीवन रेखा, ये तो ठीक है। मानसून का जुआ कृषि जो है भारतीय, वो मानसून का जुआ कहलाती है। मानसूनी वर्षा जेट प्रभाव, बिल्कुल। जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम पता है ना आपको, जब गैसें सर्पिलाकार स्पाइरल मूवमेंट से चलती है उसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम, और जेट स्ट्रीम का इफेक्ट भी बच्चों भारतीय मानसून पर पड़ता है। हिमालय मानसूनी वर्षा, बिल्कुल ठीक है। हिमालय भी क्या करता है, हिमालय मानसूनी वर्षा को प्रभावित करता है, लेकिन मानसूनी वर्षा की उच्चावच, ये गलत है। इसलिए आंसर बनता है आपका डी, मानसून रेनफॉल्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिलाइफ फीचर्स। भाई ऐसा तो होता है, देखिए स्थलखंड जो है, स्थलखंड भी प्रभावित करेंगे ना। हमारी यहाँ से बारिश आ रही है इस दिशा से और यहाँ पर कोई स्थलखंड आए तो बारिश की मात्रा तो रुक जाएगी, तो स्थलखंडों का तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। क्वेश्चन है, कौन से बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? विच पोर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो ये हमारा इंडिया है, ये इस डायरेक्शन है, ये वेस्ट है। पोर्ट जो होते हैं, बंदरगाह क्या करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। रेल मार्ग पर, रेल खड़ी होती है रेलवे स्टेशन पर, बस खड़ी होती है बस स्टैंड पर, है ना। तो इसी तरह से जो शिप, पानी के जहाज खड़े होंगे वो पोर्ट पर होते हैं, क्योंकि यहीं से हम माल का लदान करते हैं और माल को उतारते हैं। तो पोर्ट जो है, बंदरगाह, आयात निर्यात के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से बच्चों कांडला बंदरगाह, मार्मुगांव बंदरगाह, कोची बंदरगाह, ये सभी पश्चिमी तट पर स्थित हैं। जबकि इनमें से हल्दिया पूर्वी तट पर है, इनमें से आपका कोलकाता पूर्वी तट पर है, इसमें से आपका चेन्नई पूर्वी तट पर आ जाएगा। तो आंसर बन जाएगा आपका बी। आपको लोकेशन देखनी है, कौन से बंदरगाह किस राज्य में है, किस तट पर है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में जो SSC है वो ऐसे क्वेश्चन को दे ही देगा, और जो पोर्ट है उनके नाम, और क्वेश्चन होगा इनको नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पवने एशियाई महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांश पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समांतर चलती है? विच विंड्स
blow almost parallel to the Tibetan highlands at the northern latitude of Himalayas in the Asian continent। तो बच्चों ये आपकी जेट धारा है। जेट धाराएं इस तरह से चलती हैं सर्पिलाकार, ठीक है। तो ये एशियाई महाद्वीप के जो हिमालय पर्वत है उसके उत्तरी अक्षांश पर तिब्बत उच्च भूमि के लगभग समांतर चलती है। तिब्बत का पठार पता ही आपको चाइना में फैला हुआ है, उसके समांतर चलते हैं जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम। अच्छा क्वेश्चन है, और इसके चलने से भी भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर दिन और रात्रि के तापमान में अधिकतम अंतर हो सकता है? At which of the following places in India can there be maximum difference in day and night temperature? तो वो है बच्चों जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में रेत बहुत ज़्यादा है। रेत क्या करता है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्थान पर दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो रेत क्या होगा, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो जैसलमेर ये है आपका जहाँ पर दिन और रात में सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलेंगे। जिन भी बच्चों को कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करते रहिए। आप भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर डाउट है तो उसको पूछिए, डाउट नहीं है तो सारे क्वेश्चन को लिखिए, याद कीजिए और इनसे बनने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से कमांड कीजिए। इसी बार सिलेक्शन लेना है, यहीं से आएंगे आपके क्वेश्चन, लेकिन आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आम्र बौछार, आम्र वर्षा क्या है? तो ये मानसून से पहले आने वाली वर्षा को हम आम्र वर्षा, प्री मानसून रेन कहते हैं और ये आम की फसलों के लिए अच्छी होती है। क्वेश्चन है बच्चों, उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया के उत्तर, दक्षिणी चिली, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु मिलेगी? तो ज़्यादातर आपने क्या देख रहे हैं, ज़्यादातर कोस्टल एरिया पर है। जो नाम पूछे गए कि कहाँ पर जलवायु मिलती है, कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्रों से ही पूछी गई है। तो वेरी सिंपल, समुद्री पश्चिमी तट जलवायु मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगी? मैरिन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट मिलेगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी यूरोप भी तटीय क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका पूरा कोस्टल एरिया है, कैलिफोर्निया भी, चिली भी और ये आपका ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी। तो ये ज़्यादातर जो क्षेत्र के नाम दिए कोस्टल एरिया है, तटीय है। तो तटों पर क्या जलवायु मिलेगी? समुद्री पश्चिमी तट जलवायु। इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी, क्योंकि समुद्र के तट भी जलवायु को करते हैं प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जमा किए गए नया जल निम्न में से क्या कहलाता है? Which of the following is the new alluvium deposited by floods in Ganga plain? तो वो है बच्चों खादर। देखिए, गंगा नदी हो या कोई भी नदी अपने साथ कंकर पत्थर लेकर चलती है, तो कहीं पर वो बड़े बड़े पत्थर जमा करती है, कहीं पर वो पहले जमा कर देगी, कहीं पर वो बाद में जमा कर देगी। तो इसी तरह से गंगा के जो मैदान में मिट्टी है उसको हम बोलते हैं, अलग अलग उसके नाम है। तो खादर को हम बोलते हैं नवीन जलोढ़, खादर को हम क्या बोलते हैं? न्यू एलुवियम, नवीन जलोढ़। ये सबसे नई मिट्टी है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विशाल मैदान में जमा की गई है। इसी तरह से भाबर, भाबर को हम पुराना जलोढ़ बोलते हैं, कि जिसका निर्माण सबसे पहले होगा, जिसका निर्माण सबसे पहले होगा वो पुराना, जिसका निर्माण सबसे बाद में होगा वो नया। तो खादर को हम बोलते हैं नवीन जलोढ़। क्वेश्चन है, उस विशाल महाद्वीप का क्या नाम है जो 200 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में था, जब सभी महाद्वीप एक साथ थे? व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्ट फॉर 200 मिलियन ईयर्स अगो व्हेन ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर टुगेदर? तो आप बताइए पहले क्या था? सभी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। तो जब सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे तो उसको हम बोलते थे पेंजिया। उत्तरी भाग पेंजिया का अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। जितने भी महासागर थे वो पेंजिया के चारों तरफ फैले हुए थे, उसको हम बोलते थे पेंथालसा। क्या बोलते थे? पेंथालसा। विश्व का सबसे प्राचीन महासागर पेंथालसा, विश्व का सबसे प्राचीन महाद्वीप पेंजिया। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है आपको। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आइए देखते हैं, देश के अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। तो ठीक है बच्चों, ये तमिलनाडु तट जैसे कुछ हिस्सों में अधिकांश अक्टूबर नवंबर में के दौरान, बिल्कुल ठीक है।
उत्तरी मैदानों में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में वृद्धि होती है, यही गलत है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये सही है। अब ये गलत क्यों है? अब आप ये देखिए, ये है हमारा भारत और ये है भारत की पूर्व दिशा और ये भारत की पश्चिम दिशा। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर पूर्व दिशा में, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय के मौसिनराम में। तो और यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है राजस्थान में, सबसे कम बारिश यहाँ पर होती है राजस्थान। तो क्वेश्चन क्या है? उत्तरी मैदान में साधारणतः पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में वृद्धि होती है। पूर्व से पश्चिम वृद्धि तो बिल्कुल गलत है, वृद्धि नहीं होगी बल्कि वो घटती जाती है। यहाँ से पूर्व से पश्चिम की तरफ जाओगे तो वर्षा घटती है, वर्षा की मात्रा घटती है बच्चों। अगर आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाओगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर आती है। तो जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा वृद्धि नहीं होती, कमी होती है, वर्षा की मात्रा में कमी होती है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है और आंसर बन जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, हम आपके कमेंट देखते हैं। आपको सफलता प्राप्त करनी है, इसलिए पूरी मेहनत करनी है। आपकी सफलता में हम हमेशा आपके साथ हैं। आपका सिलेक्शन हमारा टारगेट भी है, लेकिन बच्चों जब तक आपका सिलेक्शन आपका टारगेट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए पूरी मेहनत कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्य कौन से हैं? आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ मेजर जूट प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया। वैसे तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिमी बंगाल में होता है। पश्चिमी बंगाल के साथ साथ बिहार, असम और ओडिशा में भी जूट का उत्पादन होता है। जूट पर बहुत सारे लघु उद्योग निर्भर करते हैं। जूट से ही थैले, बोरी और आपके डोरमेट, बैग, गद्दे आदि बनाए जाते हैं। तो जूट पर काफ़ी लघु उद्योग निर्भर करते हैं। वर्तमान में पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? एट प्रेजेंट द एज ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड टू। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी की जो आयु है वह 4 अरब वर्ष है, 4 बिलियंस ईयर्स है। पृथ्वी इतनी पुरानी है। पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई थी। हर चीज़ की उत्पत्ति होती है, हर चीज़ का विनाश भी होता है। तो पृथ्वी की आयु 4.6 भी आ जाता है, 4. इस ऑप्शन में 5 है। निम्नलिखित में से किस भारत के भू आकृतिक विभाजन के तहत समूहीकृत नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्रुप्ड अंडर ज्योमॉर्फिक डिवीजन ऑफ इंडिया? तो अपलेशन पर्वत। तो बच्चों भाई ये तो बिल्कुल साफ है, भारत में अपलेशन पर्वत है ही नहीं, जबकि थार डेजर्ट है, हिमालय है और द्वीप भी है, लेकिन अपलेशन पर्वत भारत में नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पूर्वी घाट कहाँ से लेकर दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है? द ईस्टर्न घाट एक्सटेंड फ्रॉम टू द नीलगिरी इन द साउथ। तो जो पूर्वी घाट पर्वत है, यहाँ पर है पूर्वी घाट पर्वत। ये बच्चों महानदी घाटी से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? नीलगिरी तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई है 1300 किलोमीटर और महेंद्रगिरी इसकी ऊंची चोटी है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। हिमालय को पश्चिम से पूर्व क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया है। पश्चिम से पूर्व क्षेत्रों का सही क्रम क्या है? देखिए, जो हिमालय पर्वत है वो राज्यों के आधार पर भी बटा हुआ है और किसके आधार पर? राज्यों के आधार पर भी और प्रादेशिक आधार पर। तो जो राज्यों के आधार पर है ये इन्होंने कैसे पूछा है? पश्चिम से पूर्व, तो आपको वेस्ट से लगाना है। तो ये पंजाब हिमालय है, ये हिस्सा, यहाँ पर कुमाऊं हिमालय, यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर कुमाऊं हिमालय, ये हिस्सा नेपाल हिमालय और ये हिस्सा असम हिमालय। ठीक है ना? तो पश्चिम से पूर्व तो पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय जो सबसे ऊंचा है, फिर आपका असम हिमालय। तो ये राज्यों के आधार पर है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम एग्जाम में खूब पूछते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, लाल झील कहाँ स्थित है? वेयर इज सैड लेक लोकेटेड? तो बच्चों जो लाल झील है वो है यूएसए में। इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपको याद करने हैं। क्या कहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गौण औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए माइनर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया? तो इनमें से हुगली, जो हुगली क्षेत्र है वो माइनर नहीं है बल्कि वो तो काफी बड़ा है। ठीक है ना? दुर्ग, रायपुर, अंबाला, अमृतसर, उत्तरी मालाबार,
कौन से क्षेत्र औद्योगिक है, किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है, ये भी आपको याद करने हैं। क्वेश्चन है हिमालय में सियाचिन क्या है? सियाचिन इज ए ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर है और इस पर भारत और पाकिस्तान के सैनिक युद्ध करते हैं, और ये भारत का भी सबसे ऊंचा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया है। साथ ही साथ ये पूरे विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल भी है, हाईएस्ट वॉर प्लेस भी है ये वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणावर्त गोलार्ध में पवन की दिशा वामाव्रत रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती हैं? इन विच टाइप ऑफ रेनफॉल विंड्स ब्लो आउट ऑफ द हाई pressure area with wind direction being clockwise in the northern hemisphere and counterwise in the southern hemisphere। तो जो ये है आपकी पवन की दिशा रखते उच्च दाब क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र से यह आपका प्रति चक्रवात, चक्रवात के केंद्र में होता है। चक्रवात के केंद्र में क्या होगा बच्चों? निम्न दाब होगा, याद रखना, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होगा, लो प्रेशर होगा, और जबकि प्रति चक्रवात के केंद्र में क्या होगा? उच्च दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च दाब वाले का एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन के सेंटर में हाई प्रेशर और साइक्लोन के सेंटर में लो प्रेशर। क्वेश्चन में आया है कि केंद्र में जो होगा वो उच्च दाब होगा, तो उच्च दाब वाला आंसर आ जाएगा आपका प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। क्वेश्चन है को भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता, इनमें से कौन से जल को भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता? इज नॉट कंसाइडर्ड सरफेस वाटर। तो किसको? देखिए हमारी पृथ्वी पर जो धरातल पर जल है वो महासागरों पर भी बिल्कुल ठीक, झीलों में भी है, नदियों में भी है। जल भ्रांतों को, एक्यूफायर जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, उसको हम भूपृष्ठीय या पृथ्वी के धरातल का जल नहीं मानते। पृथ्वी के धरातल पर महासागर हैं, झील हैं, नदियां हैं, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर है। तो वेरी इजी आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा एकमात्र पारिस्थितिकी तंत्र है जो सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं है? विच इज द ओनली इकोसिस्टम विच डज नॉट थ्राइव ऑन सोलर एनर्जी। वैसे तो अगर हम देखें बच्चों, पूरी पृथ्वी पर जो सूर्य है वही ऊर्जा का स्रोत है, उसी के द्वारा फूड चेन, खाद्य श्रृंखला स्टार्ट होती है, और बगैर पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश के जीवन की संभावना भी नहीं की जा सकती है, और ऑक्सीजन के अलावा भी। लेकिन ऐसा भी एक पारितंत्र है जो सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, और वो कौन सा है? गहरे समुद्र में पाया जाने वाला जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो समुद्र के अंदर बहुत अधिक गहराई तक नहीं पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश समुद्र के अंदर कुछ ही गहराई पर मिलता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के जो समुद्र की अधिक गहराई पर भी काफी जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति का संबंध है बच्चों खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, फूड क्रॉप्स की फसलों को बढ़ावा देना। लेकिन ये भारत में असफल रही, क्योंकि इसका उद्देश्य था पूरे भारत में पूरे सभी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, लेकिन ये केवल यूपी, पंजाब और हरियाणा में सफल रही, और गेहूं और चावल के उत्पादन में सफल रही। बाकी राज्यों में और बाकी फसलों के संदर्भ में ये असफल रही है, तो हरित क्रांति असफल मानी जाती है। आइए देखते हैं इसका क्या क्या उद्देश्य है। इसका लक्ष्य गेहूं और चावल बिल्कुल ठीक था, ये भी सही है। ये कृषि आधुनिकीकरण बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसमें हमें सरकार क्या चाहती थी कि किसान को हर वो सुविधा दी जाए जिससे कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिले। इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था, बिल्कुल गलत, यही इसका आंसर है, क्योंकि सिंचाई के साधन तो इसमें विकसित किए गए, इससे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया था, ये भी ठीक है। लेकिन आंसर सी सही नहीं है कि केवल वहीं पर शुरू करेंगे जहां पर वर्षा होगा, ऐसा नहीं है। इसमें सिंचाई के साधन, खाद्यान्न, उर्वरक, अच्छे किस्म के बीज, ये सब तो किसानों को सुविधाएं दी गई ताकि वो हर क्षेत्र में खेती को पैदावार बढ़ा सके। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्दियों में अत्यधिक ठंड और गर्मियों में सुहावने मौसम का अनुभव होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कोल्ड इन विंटर एंड प्लीजेंट वेदर इन समर? तो वेरी सिंपल, ऐसा है आपका लेह लद्दाख, हिमालय पर्वत का क्षेत्र। यहाँ पर हमेशा रहती है ठंड, लेकिन सर्दियों में भी यहाँ पर ठंड तो है ही, लेकिन गर्मियों में यहाँ पर सुहाना मौसम रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। लेह लद्दाख भारत का शीत मरुस्थल भी है ये। क्वेश्चन, दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? दिहांग एंड लोहित आर रिवर
ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये है बच्चों आपकी अरुणाचल और असम, क्योंकि दिहांग मतलब ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को हम अरुणाचल में दिहांग कहते हैं। और जो लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कपोली, तीस्ता, मानस, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं और ये फ्लो करेंगे आपके असम और अरुणाचल में। तो भाई किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछिए आप। जब तक आप नहीं पूछोगे तो क्या होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 सीपीयू एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनसे कोई दूसरा क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ये भी याद कीजिए। कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन उनके अलग लैंग्वेज में अलग ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही है की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो आइए देखते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में, वो बिल्कुल ठीक है। बीज की उच्च उपज देने वाली किस्म के ने हरित क्रांति को सफल बनाया, ठीक। मवेशियों का व्यापक उपयोग बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारा जो हरित क्रांति का उद्देश्य था वो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना था। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड सही है। आपका डी, ये पॉइंट 3 गलत है। मवेशी का व्यापक उपयोग भी हरित क्रांति का मुख्य घटक था। सॉरी, ये नहीं था। इसका उद्देश्य था गेहूं, जितने भी गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, जो भी खाद्यान्न फसलें उनके उत्पादन को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाने जाते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन वेस्टर्न घाट इज नोन एज, वेस्टर्न घाट ये हिस्सा। और आप जानते हैं जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्थानांतरित कृषि है, वो क्या है? इसको हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। इसको हम काटो और जलाओ कृषि बोलते हैं, कहीं पर लद्दाख बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसको हम पुकारते हैं। ये कृषि ज्यादातर जनजातियों के द्वारा की जाती है। जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है, जहां भी जाएगी वहीं पर कुछ दिनों के लिए वृक्षों का, वनस्पति का विनाश करती है, जला देती है और खेती करती है। फिर किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहां कुछ दिनों के लिए ठहरती है, फिर ये दोबारा खेती करने लगती है। और पश्चिमी घाट में हम इसको बोलते हैं कुमारी। इसको क्या बोलते हैं? कुमारी। पश्चिमी घाट पर्वत में अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम है। स्थानांतरणशील कृषि, जलाओ काटो कृषि, झूमिंग, झूमिंग बोलते हैं इसको उत्तर पूर्वी भारत में। क्वेश्चन है नदी में उपयोग योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। रिवर हैज द लोवेस्ट यूजेबल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। तो यूज करने वाला जल भंडारण क्षमता किसमें कम है? तो वह आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में। देखिए पानी तो इसमें काफी है, लेकिन यूज करने वाला मेन चीज योग्य है, बल्कि यहाँ इसकी लंबाई ज्यादा है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी से छोटी है ये। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन प्रयोग करने योग्य की बात है। भंडारण क्षमता कम है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किन क्षेत्रों में कम अवधि के ग्रीष्म काल के साथ ठंडी आर्द्र शीत ऋतु होती है? अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन विच रीजन हैव कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट सम। तो ये क्या बोल रहा है? कोपेन के अनुसार किन क्षेत्रों में कम अवधि के ग्रीष्म काल के साथ, कम अवधि की ठंडी आर्द्र शीत ऋतु होती है? अरुणाचल, उत्तरी मध्य भारत, पश्चिमी, और ये आपका अरुणाचल। ठंडी आर्द्र ऋतु आ जाएगा आपका ये अरुणाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष में ओस, बोरो, अमन, धान की फसलें उगाई जाती हैं? देखिए एक इसी क्वेश्चन से आपको ये भी याद हुआ, ओस, बोरो, अमन, ये किसकी किस्म है? धान की किस्में हैं। और ये एक ही साल में किस राज्य में उगाई जाती हैं? ओडिशा राज्य में एक ही वर्ष में सारी किस्में उगा ली जाती हैं। ये भी याद रखना है किसकी किस्में हैं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें आपने पढ़े सीपीओ 2023 में आए हुए ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन भी कर लेना, रिकॉर्डेड क्लास भी देख लेना। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे वो भी अपने आंसर करेंगे, और याद रखने हैं कैसी क्लास रही, हेल्पफुल है या नहीं है, ये भी आप अपना फीडबैक दीजिएगा। और सभी बच्चे हमें RI स्मार्ट यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि वहाँ पर आपको हर क्लास का PDF मिलता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई फॉर्मूला, सब कुछ दिया जाता है शॉर्ट्स वाले ऑप्शन में, कम्युनिटी पोस्ट पर, सब कुछ हेल्पफुल है आपके लिए। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन लगातार अगर आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है।
है हमें। तो पढ़ते रहिए राइस स्मार्ट के साथ और जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए बच्चों। थैंक यू एंड गुड लक।